हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा। बच्चों आप जानते हैं बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रूबरू करा रहा हूं। और आप लोग जानते ही हैं यूरोप इस समय काफी कोरोना से प्रभावित है। नो डाउट यूरोप ही नहीं, विश्व के लगभग 190 के आसपास देश इससे प्रभावित है। लाखों लोग इससे एक्सपायर भी हो चुके हैं, खत्म भी हो चुके हैं। और इसकी भयावहता कितनी है आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग इस समय कमरे में बैठे हुए हैं एंड सब कुछ बंद है ना। ऐसे में चूंकि कोरोना का इफेक्ट काफी व्यापक है यूरोप में, इंडिया में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप का काफी बड़ा एरिया प्रभावित है। इस यूरोप में स्पेशली स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इससे काफी दुष्प्रभावित हुए। ऐसे में फिर क्या किया जाए बच्चों, क्यों जरूरत है? आप सोच रहे होंगे क्यों मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में प्राय ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहते। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखिए, सीरिया से प्रश्न आए हुए हैं, इजराइल से प्रश्न आए हुए हैं, स्पेन से प्रश्न आए हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रही हैं। इस साल यूरोप में भी इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे देश जहां पे बहुत सारी समस्याएं विभिन्न अर्थों में हो सकती हैं, कोई एक हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसे में प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं। और विशेष रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में पूछे जाते हैं कि उस पर्टिकुलर देश में क्या कोई ज्योग्राफिकल बातें, जैसे वहां के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, या उनके आसपास के जलीय क्षेत्र, या उनके शहर जिनका विशेष आर्थिक महत्व है, या उस देश के आसपास कौन कौन से देश है, कहीं ना कहीं विभिन्न डायमेंशन में प्रश्न घुमा के यूपीएससी में पूछा जाता रहा। ऐसे में बच्चों आज मैं विशेष रूप से एक देश डिस्कस करने जा रहा हूं, वह है स्पेन। वैसे तो मैं ये सीरीज अब आगे चलाता रहूंगा, अगले आगे मैं फ्रांस डिस्कस करूंगा, फिर ब्रिटेन, इटली में पहले डिस्कस कर चुका हूं, और आप लोग मेरे यूट्यूब पे इटली के बारे में जान सकते हैं, उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या क्या है। बच्चों इस मैप में आप लोग देख रहे हैं, दो मैप दिखाई दे रहा होगा, एक स्पेन फिजिकल और एक स्पेन पॉलिटिकल। यहाँ स्पेन से मतलब विशेष रूप से आइबेरियन पेनिनसुला से, जिस पर कई सारे छोटे छोटे देश हैं, और उनमें दो महत्वपूर्ण देश आप दिखाई देगा आपको यहाँ पे, स्पेन और पोर्टुगाल। क्योंकि स्पेन वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री ऑफ यूरोप, यहाँ पे मैं विशेष रूप से इस समय यूरोप में स्पेन की बात करूंगा, पुर्तगाल भी उसके साथ में, तो उसकी भी चर्चा हो जाएगी। बच्चों आप लोग जानते हैं कि यह जो स्पेन है आइबेरियन पेनिनसुला पर स्थित है, दिस इज आइबेरियन। और यह जो आइबेरियन पेनिनसुला है यूरोप के संदर्भ में देखोगे तो साउथ वेस्ट में स्थित है, और यह विशेष रूप से भूमध्य सागर से और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ, और इसी अटलांटिक महासागर की एक खाड़ी है, बे ऑफ बिस्के, इसके उत्तर में स्थित है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखना कि हो सकता है कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कि स्पेन के कौन कौन से आसपास जलीय क्षेत्र हैं, या बे ऑफ बिस्के से लगा हुआ कौन सा देश है, या हो सकता है कि निम्नलिखित में से स्पेन की सीमा किन जलीय क्षेत्रों से लगती या नहीं लगती। तो ध्यान रखना, नॉर्थ में बे ऑफ बिस्के है, और यहाँ पे ईस्ट में मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। और बच्चों दक्षिण में इसके आप देखेंगे तो एक नैरो वाटर बॉडी है, जिसे हम लोग जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत अधिक सामरिक महत्व रहा है, और आज भी है। यूरोप से, खासकर वेस्टर्न यूरोप से जो भी शिप चलती हैं, और वे विशेष रूप से जब स्वेज कैनाल से गुजरती हैं, तो स्वेज कैनाल से गुजरते हुए यहीं से गुजर के आगे मेडिटेरियन सी में एंटर करती हैं। तो आज भी इसका भू सामरिक महत्व बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं की ऑफ मेडिटेरियन सी, या भूमध्य सागर की कुंजी। तो इसको भी ध्यान रखना। हाँ, एक एंगल इसमें और देखिए, यदि ये कहा जाए जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, अफ्रीका वाला पार्ट। या लोकल जब बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि यह स्पेन को, यहीं पर देश मोरक्को है, उससे अलग करती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
बच्चों इसके फिजिकल एस्पेक्ट में जब हम जाएं तो फिजिकल एस्पेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वह है यहाँ के पाए जाने वाले पर्वत। चूंकि यह पूरा स्पेन एक बहुत ही पुराना भूखंड है जहां पर विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक घटनाएं घटित हुई हैं, इसीलिए कुछ यहाँ पर पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां महत्वपूर्ण है। और उसी में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी कैंटाब्रियन। कैंटाब्रियन माउंटेन यह विशेष रूप से लौह अयस्क के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, स्पेन में प्रसिद्ध है, और फाइन क्वालिटी के आयरन ओर मिलते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना, आगे मैं पॉलिटिकल में डिस्कस भी करूंगा। फिर उसके बाद वहीं पर देखेंगे मोरेना माउंटेन है, फिर इसके एकदम साउथ में देखेंगे शेरा निवेदा। तो हो सकता है कभी अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाए नॉर्थ टू साउथ कैसे अरेंज करें। और उसी में एक और पर्वत श्रेणी है पेरिनीज। पेरिनीज पर्वत श्रेणी यह फ्रांस और स्पेन के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि स्पेन में 4 पर्वत श्रेणियां हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फर्स्ट इज पेरिनीज, देन कैंटाब्रियन, देन मोरेना माउंटेन्स, देन शेरा निवेदा। और शेरा निवेदा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में स्पेन की सबसे ऊंची चोटी जो मुख्य भूमि पर है वह है माउंट मुलहैसन। मुलहैसन इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 3481 मीटर है, यहीं पर सिचुएटेड है। तो ये हो गए बच्चों 4 माउंटेन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ छोटे छोटे यहाँ पर पठार मिलते हैं जो वैसे तो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हाँ इन्हें यहाँ पर छोटे छोटे पठारों को विशेष रूप से मेसा कहा जाता है और बहुत छोटे छोटे को बूटी भी कहा जाते हैं, वर्ड यहाँ पर प्रयोग होते हैं। जब रीजन वाइज जब यहाँ पर चलते हैं तो 2 रीजन बनते हैं, रीजन ऑफ ओल्ड कैसल और रीजन ऑफ न्यू कैसल। ओल्ड रीजन कैसल का मतलब यह है बच्चों, यहाँ पर कैसल का मतलब यह आप देखेंगे स्पेन विशेष रूप से बड़े बड़े किलों के लिए प्रसिद्ध रहा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े किले मिलते हैं। आप लोग मूवी देखते होंगे हॉलीवुड वाली मूवी जिसमें यूरोपियन कहानी होती है, उसमें बड़े बड़े किले दिखाई देते हैं। तो ये जो रीजन ओल्ड कैसल का रीजन है ये बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है जो 900 सेंचुरी के बने हुए पुराने पुराने बड़े बड़े किले मिलते हैं। सो दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ ओल्ड कैसल। एंड फिर इधर रीजन में आप जाएंगे, जब बाद के समय में अरेबियन अटैक हुए तो इस रीजन में नए तरह से चीजें बनी और फिर यही रीजन कहला न्यू कैसल। तो ओल्ड कैसल एंड न्यू कैसल। जब यहाँ पे स्पेन में जाते हैं तो बच्चों एक और बात ध्यान रखिएगा कि स्पेन में बहुत सारी नदियां भी मिलती हैं, उन्हीं में 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं। और एक पहली नदी है आइब्रो नदी। इब्रो नदी आइब्रो नदी को कह सकते हो, यह स्पेन की सबसे लंबी नदी है जो 910 किलोमीटर लंबी और कैंटाब्रियन से निकलती है, सागर में गिरती है। फिर वहीं पर देखेंगे ड्यूरो नदी है। ड्यूरो स्पेन से निकलती है, पुर्तगाल से बहते हुए अटलांटिक महासागर में चली जाती है। फिर वहीं पर टोंगस है जो स्पेन से निकलती है। फिर वहीं पर आप देखोगे गुंडालक्विविर रिवर है जो स्पेन से निकल के यहाँ पर जिब्राल्टर स्टेट में चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 नदियां हैं। कौन कौन सी याद रखिए आप लोग, इसको प्लॉट करिएगा। पहली क्या है, इब्रो नदी है। दूसरी कौन सी है, यहाँ पे ड्यूरो है। तीसरी टोंगस और चौथी है गुआडलक्विविर जो रिवर है। ये 4 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों जब जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान भी है और वही मैदान कहलाता है अंडलूसिया का मैदान या अंडलूसियन प्लेन, जहां पर बड़ी संख्या में पॉपुलेशन पाई जाती है और ग्रेन्स के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस तरह से इसके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जरा आते हैं ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है इसको हम पॉलिटिकली भी थोड़ा देखते हैं। जिस आइबेरियन पेनिनसुला पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पर आप देखोगे 2 महत्वपूर्ण देश मिलेगा, एक तो स्पेन और दूसरा पोर्तुगाल। तीसरा इसमें एक छोटा सा देश यहाँ पे एंडोरा भी मिलेगा, हालांकि एंडोरा थोड़ा सा इससे बाहर भी है। तो आप कह सकते हैं 2 महत्वपूर्ण देश है आइबेरियन और इस पर आइबेरियन पेनिनसुला पर 2 महत्वपूर्ण देश है, पहला स्पेन और दूसरा पोर्तुगाल। और इसी पर एक ब्रिटेन का एक्सक्लेव भी है जिब्राल्टर। 1815 की ट्रफेंगलर की लड़ाई में यहां पर इसको ब्रिटेन ने आर्माडा जो उसका बहुत बड़ा नेवल बेस था स्पेन का, उस आर्माडा को पराजित करके इसको जीत लिया था ताकि इस भूमध्य सागर की जो कुंजी है यानी कि जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है उस पर उसकी पकड़ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो वहीं पर जिब्राल्टर स्टेट भी है। अभी हाल में यहाँ पर विवाद चल रहा है कि स्पेन ने कहा कि ये एरिया हमारा रहा है, इसको आप वापस करिए, इसको छोड़िए। तो ब्रिटेन वहां पर रेफरेंडम करा के उसको फिर से अपने में मिला लिया। तो
तो ये एक्सक्लेव भी कह सकते हो ब्रिटेन का यहाँ पे है, परंतु दो महत्वपूर्ण देश स्पेन और पोर्टुगाल। जब स्पेन पे हम लोग जाते हैं तो स्पेन में बहुत सारे नगर मिलते हैं और उन नगरों में ही आप देखोगे बिल्बाओ, ओविडा, कोरुना, बार्सिलोना। हाल में आप लोग इसको चर्चा में सुने होंगे। स्पेन में एक विवाद चल रहा है, काटालानिया का विवाद या कैटालाना विवाद, जिससे रिलेटेड प्रश्न अभी पिछले साल पूछे गए हैं। यही रीजन है। यह रीजन बहुत ही रिच है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आयरन और मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। अभी मैंने कहा था ना कैंटाब्रियन में बहुत सारा लोहा मिलता है फाइन क्वालिटी का, और वहीं प्रोड्यूस होता है बिल्बाओ में। बहुत बड़ी खान थी, बाद में बड़े नगर के रूप में इस्टेब्लिश होगी। देन ओविडा, है ना, ये बड़ी बड़ी लोहे की खान है। वहीं पर कैंटाब्रियन माउंटेन के नाम से ही एक खान है। तो तीनों खान ध्यान रखना इसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में स्थित है और ये कैंटाब्रियन में है। तो ये विशेष रूप से बिल्बाओ बहुत प्रसिद्ध है, जहां पर बहुत ही उत्तम किस्म का लोहा मिलता है और इसी लोहे का उपयोग प्राचीन काल से स्पेनिश लोगों ने फाइनेस्ट क्वालिटी की तलवार बनाने के लिए किया। आप लोग जानते होंगे दुनिया में दो देशों की तलवार सबसे प्रसिद्ध रही है, या तो लोहे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लोहे की क्वालिटी सबसे बढ़िया मानी जाती रही है, भारत की या फिर स्पेन की। सबसे बढ़िया किस्म का जो लोहा बनाया जाता था तलवार के लिए भारत में बनता था, और वह सीरिया, दमास्कस टर्की तक निर्यात होता था, या फिर स्पेन में बिल्बाओ में बनता था। टेक्निकली जब देखेंगे तो बिल्बाओ की जो तलवार होती थी वो ज्यादा साउंड होती थी। आप लोगों ने यूरोपियन मूवीज में देखा भी होगा, वो लंबी सी सीधी तलवार होती है, जैसे ट्रॉय मूवी देखी हो और बहुत सी मूवी देखी हो, तो वहां पे बिल्बाओ तलवार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, उसे बिल्बाओ स्वॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने फाइन क्वालिटी की तलवार भारत की भी देखी होगी। आपने मूवी बाहुबली देखी होगी। बाहुबली में एकदम एक सीन भी है, कटप्पा वाला सीन, जिसमें एक ईरान से आदमी आता, कहता भाई हमारी तलवार बहुत अच्छी है, तो कटप्पा कहता नहीं भाई हमारी बहुत अच्छी है, तो उसमें देखते हैं आप। खैर, वो बहुत सारी बातें इन नगरों को आप लोग ध्यान रखिएगा। देन बार्सिलोना इसका पोर्ट सिटी है, सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है और एक बहुत ही खूबसूरत परंपरागत कल्चर्स को लेकर बड़ा ही प्रसिद्ध है। उसके बाद उसकी कैपिटल मैड्रिड इज ए कैपिटल ऑफ स्पेन, और ये दोनों शहर फुटबॉल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने रियल मैड्रिड और बार्सिलोना क्लब के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ पे फुटबॉल बहुत ज्यादा होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। देन वहीं पे एक शहर मिलेगा कार्टाजीना यहाँ पे प्रसिद्ध इस वजह से रहा है, बीच में कई बार चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे जो समझौते बैठकें वगैरह हुई यहाँ पे। देन सिवेल्ला या सिवेल्ले दुनिया में प्रसिद्ध सबसे अच्छे किस्म के संतरे के उत्पादन के लिए, ध्यान रखना। देन आफ्टर वहीं पे कार्डिज है, कार्डिज या कार्डिज बोलते हैं इसको, यह दुनिया में प्रसिद्ध है कॉर्क के उत्पादन के लिए। और इस तरह से इन नगरों को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछ लिया जाए, ध्यान रखिए। देन आप पुर्तगाल में जाएंगे तो पुर्तगाल में देखेंगे उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर पोर्टो है, और यह पोर्टो ड्यूरो रिवर वैली के क्षेत्र में है। और एक बात ध्यान रखना, ड्यूरो रिवर जो है दुनिया में प्रसिद्ध है उत्तम किस्म के अंगूर के उत्पादन के लिए। तो इस पूरे एरिया में बहुत अधिक वाइन इंडस्ट्री पाई जाती है और यहाँ की बनी हुई वाइन विश्व के विभिन्न भागों में एक्सपोर्ट होती है। तो पोर्टो वाइन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वाइन पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देन वहीं पर लिस्बन भी कभी कभी ये उपमा लिस्बन को भी दी जाती है। लिस्बन भी वाइन के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, विशेष रूप से लिस्बन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इन सभी को ध्यान रखना। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में और भी ध्यान रखना, स्पेन चूंकि चर्चा में है तो आसपास इसके देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये देश है फ्रांस, यहीं पर अंडोरा और यहीं पर पुर्तगाल और यहीं पर मोरक्को है। स्पेन का ध्यान रखना, स्पेन अफ्रीका में भी है। ठीक है, और यह यूरोप का एक ऐसा देश है जो इधर अफ्रीका में भी फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ये वाला जो पार्ट है ना, आप अपने एटलस में जाइए, वहां पे देखिए यूरोप वाले पॉलिटिकल मैप में, तो यहां पर आपको विशेष रूप से इसका एक्सपेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं स्पेन यूरोप में तो है ही, अफ्रीका में भी है। तो इस तरह से यह इसकी पॉलिटिकल बातें हैं, इसके आसपास कंट्री कौन कौन से।
हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एज ए होल आइबेरियन प्रायद्वीप यानी स्पेन और पुर्तगाल विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं खट्टे रसीले फलों के लिए। चूंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसीलिए 2-3 यहाँ का आर्थिक गतिविधियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे बागानी कृषि बहुत ज्यादा होती है, विशेष रूप से अंगूर, संतरा, नींबू, खुमानी, इन सब की बहुत ज्यादा खेती होती है, और साथ ही साथ ऑलिव ऑयल की। तो स्पेन दुनिया में ऑलिव ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके साथ साथ स्पेन विशेष रूप से मरकरी यानी पारा के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और वहीं पर पुर्तगाल वाइन के उत्पादन के लिए दुनिया में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी ध्यान रखना। यहाँ की एक्टिविटी में टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर स्पेन के लिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इसकी लंबी तटीय रेखा है, ये देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है। तो यूरोप से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और इसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भागीदारी टूरिज्म की देखी जाती है। ठीक है, और खास बात यह भी है, विशेष रूप से यहाँ के बड़े बड़े बीच प्रसिद्ध हैं फोटोग्राफी के लिए। जैसे बे ऑफ बिस्के का रीजन फोटोग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह एरिया इंपोर्टेंट कहा जा सकता है, और यही टूरिज्म यहाँ के लिए प्रॉब्लम बन गई कि विंटर में, चूंकि कोरोना की दस्तक नवंबर दिसंबर से होने लगी थी धीरे धीरे, और यहाँ पर विश्व के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में जब टूरिस्ट आए तो यहाँ के लोगों को अफेक्टेड कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पर डेमोग्राफिकली जब देखेंगे तो ओल्ड एज लोगों की संख्या ज्यादा मिलती है। परिणाम हुआ कि यह देश तेजी से अफेक्टेड हो गया, और आज यूरोप में सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित देशों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान दे सकते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था में क्या है भाई, आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, टूरिज्म है, ओलिव का सबसे बड़ा उत्पादक है, और एक खास बात और बच्चों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज वाला देश भी स्पेन कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बातें जो मैंने डिस्कस की, इन सभी को आप लोग ध्यान रखना, और इन पर आप करंट के एस्पेक्ट में ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली प्रश्न आपको यहाँ से मिले ही मिलेंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, एक बात और आप कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एक स्पेन का आउटलाइन लीजिए, उस पर इन नगरों को, यहाँ के जो महत्वपूर्ण फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन, रिवर्स वगैरह, इन सबको प्लॉट करिए और मेमोराइज करिए, और मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट है। मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आगे फिर वीडियो में डिस्कस करूंगा फ्रांस के और दूसरे अन्य देशों की डिस्कस करता रहूंगा, ताकि प्रश्न कोई भी करंट से छूट ना जाए। ओके, बाय, थैंक यू।